नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जिनका नाम पूरे बीकानेर में चर्चित रहा है। हम आए हैं बीकाराम जी मेघवाल साहब के पास आए हैं। तो सर आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपका 3 प्रकार के कार्य देखे। आप शिक्षा के क्षेत्र में रूप से काम कर रहे हैं, सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, आप राजनीति में भी काम कर रहे हैं और एज ए आप सोशल वर्कर के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो बस सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं, सक्रिय हुए हैं, तो ये आपने कब से और कैसे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि राजनीति, एजुकेशन और सोशल वर्क तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। अगर एजुकेटेड आदमी पॉलिटिक्स करेगा तो पॉलिटिक्स साफ और सुथरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सुथरी पॉलिटिक्स होगी तो स्वाभाविक बात है वो सोशल लाइफ भी इजी बनाए। एजुकेशन को मैंने इस रूप से देखा है कि मैं पिछले 15-20 साल से इस कार्य में एक्टिव हूँ और 2011 से टीचिंग लाइन में भी हूँ। एजुकेशन के बारे में बता दूं, मैं खुद बीए, डबल एमए राजस्थानी, एमए फिलोसॉफी, एलएलबी मैंने डिग्रियां प्राप्त की है। और इन डिग्रियों का अगर किसी न किसी रूप से सार्थक उपयोग ना हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने एजुकेशन लाइन चुनी और एजुकेशन लाइन चुनकर मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो किसी न किसी माध्यम से अपने छोटे को परोसूं। इस वजह से जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, तो उसको आप समाज से, शिक्षा के क्षेत्र में समाज से और सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हो? वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है जी, वो कौशल पर आधारित ना होकर केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह गई है। मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा कि शिक्षा में वर्तमान समय में आपको बीए, बीएड, एमए काफी लोग मिल जाएंगे, मगर उनके पास जॉब और स्कोप नहीं है। प्राचीन समय में हमारे पास यहाँ पूरे भारत में उस समय हमारे यहाँ वैदिक पद्धति और आश्रम पद्धति हुआ करती थी, गुरुकुल की पद्धति हुआ करती थी। उस गुरुकुल पद्धति में हमारे यहाँ 64 कलाएं सिखाई जाती थी। मैं उसी माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा में भी उन कलाओं का होना जरूरी है। उन कलाओं से आदमी निपुण होगा। शिक्षा का केवल मात्र ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि नौकरी के अलावा भी अन्य कई विकल्प है स्वयं रोजगार के माध्यम से। इसलिए शिक्षा में कौशल का होना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से ये आशा करता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में कौशल को जोड़ा जाए और कौशल ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे शिक्षा के साथ साथ में किस क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए? शिक्षा के साथ साथ अगर वो अपने सामाजिक दायित्व निभाए, सबसे पहले व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा वर्तमान समय में आवश्यकता है युवाओं को। युवा जिस तरफ चलता है जमाना उस तरफ चलता है, एक कहावत है। उसी कहावत को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि युवा अगर शिक्षा को के साथ साथ सोशल लाइफ में अपने छोटों को साथ लेकर बड़ों का आदर करेंगे तो निश्चित ही नए आयाम होंगे, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व आदमी स्वयं निर्धारित करता है। आज मैं बड़ों की रेस्पेक्ट करूंगा, छोटों को मान सम्मान दूंगा तो निश्चित ही उन चीजों का दोहराया जाएगा। युवा से यही आशा करूंगा कि आप नशे से दूर होकर जीवन में अच्छे आयाम स्थापित करें। जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों की पालना करें और हमें संवैधानिक मूल करते हुए को निर्वहन करें। अब आपसे सामाजिक क्षेत्र की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपने कब से शुरू किया और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? हर आदमी की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होता है जी। निश्चित ही मैंने अपने परिवार से ये सीखा है, अपने आस पड़ोस से सीखा है। मैंने एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से जन्म लिया है जो साधारण मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, बट उसके आसपास का जो वातावरण था वो निश्चित ही एक दूसरे के लिए हेल्पफुल था। आस पड़ोसी हैं जो हम निश्चित ही हम उस परिवेश से निकले जहाँ आस पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, कभी अकेला महसूस नहीं करता है। यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं अपने मोहल्ले, घर, परिवार, समाज से सीखकर लोगों के सोशल लाइफ में मदद करने की प्रयास कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर अभी तक आपने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे समाज के युवाओं को प्रेरणा मिल सके? सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सर मैंने अभी तक 3 या 4 जिला स्तर पर ऐसी प्रतियोगिता करवा दी है, चाहे वो सामान्य ज्ञान की हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ऐसी सामाजिक प्रतियोगिता करवाई है जिसमें बच्चों को सामाजिक ज्ञान बढ़े। सामाजिक ज्ञान के साथ साथ जीके की प्रतियोगिता करवाई है, उसमें भी मैंने नवाचार स्थापित किया है। कोरोना काल में निबंध प्रतियोगिता करवाई जिला स्तर पर। उसके साथ साथ मैंने स्वयं में
रक्तदान करके एक लोगों को प्रेरणा दी है कि रक्तदान से आप लोगों का जीवन बचा सकते हैं। साथ ही किसी भी सामाजिक कार्य में जहाँ मेरी आवश्यकता हो मैं अग्रिम पंक्ति में मिलता हूँ। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे सामाजिक क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर उनको भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वर्तमान समय में तो यही कहता हूँ, आप जितना हो सके हर सामाजिक कार्य में, हर उस सामाजिक गतिविधि में भाग लीजिए जिसका कुछ ना कुछ सामाजिक सार्थक हो। किसी न किसी सामाजिक उद्देश्य से अगर कोई भी सामाजिक कार्य कर रहा है तो हमें उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो डोनेशन का काम हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक आयोजन हो, उन आयोजनों में हमें शिरकत लेनी चाहिए। क्योंकि आज हम युवा है, वर्तमान समय में हमारे पास समय है कि हम किसी भी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं। फिर व्यक्ति के पास जिम्मेदारियों का बोझ होगा तो उस समय उसके पास वो पर्टिकुलर टाइम नहीं बच पाएगा कि वो उस सामाजिक जिम्मेदारियों में भाग ले पाए। ये बताएं, हम लोग आपके विचारों से ये जानना चाहते हैं कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित युवा ही राजनीति में सक्रिय होंगे तो निश्चित ही देश के जिस परिकल्पना से देश आजाद हुआ, जिन देशभक्तों ने देश की आजादी दिलाई और संविधान का निर्माण हुआ, कि उन परिकल्पनाओं को पूरा करने के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। भविष्य में आपका राजनीति में क्या प्लान रहेगा, क्या दृष्टिकोण है? वो भविष्य के गर्भ में निश्चित ही कुछ बड़ा करेंगे समय के साथ, अगर समय साथ रहा तो हमें जैसे बीकाराम जी सुनने में आया, जो आपने पिछला जो नगर निकाय का चुनाव था, आपने वहां पर भी सक्रिय रूप से आपने भूमिका अदा की थी कि आप हरिओम जी कड़ेला साहब है उनके सामने चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी, लेकिन कोई कारणवश आप बेक हो गई, इसका रीजन क्या था? मैंने दावेदारी पिछले चुनाव में भी की थी नगर निकाय, और उससे पिछले चुनाव में भी की थी। दावेदारी लोकतंत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते एक पार्टी से टिकट मांगना एक कार्यकर्ता का हक होता है। वो हक मांगा है मैंने पार्टी से। मैंने नगर निकाय के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, सबसे पहले बीकानेर पश्चिम से टिकट की दावेदारी मैंने ही की थी और मैंने बीकानेर पश्चिम से एमएलए के लिए दावेदारी पेश की थी पार्टी से। बहुत बहुत बढ़िया, हमें आपके विचारों को जान करके अच्छा लगा। और अब जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं अभी, क्या आप नगर निकाय का चुनाव लड़ोगे या विधायक का चुनाव लड़ना चाहोगे? देखो, जनप्रतिनिधि चुनना जनता के हाथ में है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं नगर निकाय चुनाव कम पसंद करूंगा। आगामी समय में नगर निकाय चुनाव, क्योंकि मेरे को राजनीति में आज 15 साल हो गए, इन 15 सालों में अब मैं नगर निकाय चुनाव ना लड़कर आगामी समय में कुछ बड़े स्तर पर, चाहे जिला परिषद के तौर पर, पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर कुछ अच्छा रहा तो बीकानेर एमएलए के तौर पर दावेदारी पेश करूंगा। टिकट देना नहीं देना वो पार्टी के हाथ में, मगर दावेदारी मैं जरूर करूंगा। अभी जो वर्तमान में जो बीकानेर का जो परिवेश है, जिस प्रकार से युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? बीकानेर में जो युवा वो में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठा है। एक गली के कॉर्नर पर अगर कोई चाय की थैली लगाता है, चाय की थैली लगाने के पास क्या क्या सामान बिक रहा है वो खबर अगर प्रशासन के पास है, 5 रुपए का अगर कोई गुटखा अगर किसी दुकान में बिक रहा है वो प्रशासन के पास खबर है, मगर एक 5000 की एमडी और स्मैक नाम की चीजें बिक रही है वो प्रशासन के पास नहीं है। जानबूझ के अनजान बनने वाली प्रशासन को इनकी खबर है, इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए प्रशासन को और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही मैं राजनेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि इन नशाखोर और नशा बेचने वालों को पनाह न देकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराए, क्योंकि हमारा बीकानेर एक सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण है, एक गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण है और ये आपसी भाईचारे की मिसाल है। इस भाईचारे की मिसाल को कायम रखें, युवा अन्य और भी क्षेत्र है जिसमें आगे लाया जाए, इस नशे से दूर रखा। आप जैसे बीकानेर को ऑल ओवर राजस्थान के अंदर साफ सफाई में सेकंड रैंक दी गई है, तो क्या लगता है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संभवतः आप भी अभी 2 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। इन 2 किलोमीटर के सफर में मेरे हिसाब से आपने भी 50-60 गड्ढों में से गुजार के अपनी गाड़ी निकाली। ये रैंक मायने नहीं रखती, जिसका हाथ में साजबाज होता है वही अपना डमरू बजाता है। ये तो वो बात है कि अपनी मन मर्जी से रैंक देना है। निश्चित बीकानेर की आपको अगर सफाई की गली गली आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई द्वारा दिया गया रैंक है, मगर ये मायने नहीं रखता, सफाई है नहीं, खड्डे पड़े हैं, मेन रोड है वो की ये हाल की लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाएगा। हमने पिछले 60 दिनों में ये अनुभव किया है कि बीकानेर की बड़ी दयनीय स्थिति है, और ये दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन हो सकता है आपके विचारों से? दयनीय स्थिति का जिम्मेदार एक तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, दूसरा यहाँ के नागरिक।
नागरिकों को भी सजग होकर अपने मूल कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और अपने मतदान का सदुपयोग करके सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। और साथ ही उन जनप्रतिनिधियों से कि बीकानेर की समस्या का किसी न किसी रूप से हल निकल सकता है, जैसे कि सीवरेज है, सीवरेज सिस्टम को ठीक करके, नाली, ड्रेनेज, इन सिस्टमों को ठीक करके, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्निकल टाइम है, इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। मगर नहीं, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और यहाँ के नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिससे ये बीकानेर की दयनीय स्थिति हो रही है। बहुत ही अच्छे वक्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हैं और शिक्षाविद होते हुए भी जबरदस्त तरीके से सामाजिक स्तर और राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं।